नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अजॉय भट्टाचार्य। आपके बीच आज लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 44वां अंक। आज के हमारे इस एपिसोड में कौन-कौन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक थॉट है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं एक पंक्चुएशन मार्क होता, मान लीजिए मैं एक जीवंत फुल स्टॉप होता या कॉमा होता या मार्क ऑफ इन्वर्टेड कॉमास होता, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता, क्वेश्चन मार्क होता और लिखने वाले मुझे यूज करते हैं, तो एज अ फुल स्टॉप, एज अ कॉमा, एज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एज अ क्वेश्चन मार्क, मुझे कैसा महसूस होता। इस पर मैंने एक किताब लिखी दोस्तों। जी, मैं भी कभी कभी कुछ थोड़ा सा लिख पढ़ लेता हूं। टाइटल था द टेल ऑफ डॉट्स, डैशेस एंड कर्व्स। मैं आने वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ मेरी इस किताब की कुछ चर्चाएं करूंगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आज का जो हमारा एपिसोड है 44th एपिसोड है, शनिवार का दिन है, तारीख है 5 दिसंबर 2020। आज हम महाकवि भास की लिखी उरुभंगम हम आपके बीच लेकर के आएंगे। इसका नाट्य पाठ करेंगे श्री गिरिजेश व्यास जी। अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसमें आज की कहानी डॉक्टर शोभना जोशी जी आपके बीच लेकर के आएंगी और हमारे युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे निरंजन श्रोत्री जी। तो चलिए दोस्तों, आज का हम इस एपिसोड की आज की हम शुरुआत करते हैं। मैं गिरिजेश भाई को विनती करता हूं और उसके पहले मैं हरदीप दाले जी से विनती करता हूं कि वो इसकी शुरुआत करें। श्री हरदीप दाले जी। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस नाटक को हम सुनेंगे उस नाटक का नाम है उरुभंगम। महाकवि भास का ये मेरा बहुत पसंदीदा नाटक है। इसके शो हमने कई शहरों में किए हैं। तो अब अधिक विलंब ना करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन के सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं गिरिजेश व्यास स्वागत करता हूं इस ऑडियो विजुअल मैगजीन में। और नाट्यालेख वाचन की श्रृंखला में आज हम बाबा अर्थात गुरुवर श्री प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी द्वारा भास के नाटक उरुभंगम का हिंदी रूपांतरण और पुनर्रचना का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार, परिपार्श्वक और अभिनेतागण मंच पर हैं और संवेद स्वरों में कहते हैं। शत्रुओं की बाढ़ में आई नदी, केशव बने नाव, भीष्म द्रोण नदी के दो किनारे, जयद्रथ पानी है, शकुनी गहरा मारे, कर्ण लहर हैं, कृपाचार्य घड़ियाल, दुर्योधन भीषण धार, किसके सहारे, केशव नाव बने। अभिनेतागण नेपथ्य में चले जाते हैं, मंच पर रह जाते हैं सूत्रधार और परिपार्श्वक। परिपार्श्वक कहते हैं, कितना है अंधियारा, कितना हाहाकार, युद्ध एक निरर्थकता, एक नरक यात्रा है, क्षत विक्षत शरीर, टूटे अंग प्रत्यंग, अप्रतिहत अश्वों का खुर प्रहार, हाथियों का पागल झुंड, मांस का लोथड़ा छोड़ देता है, कुछ भी रहता नहीं शेष। फिर भी युद्ध होते हैं। क्यों होते हैं युद्ध? ऐसे युद्ध जिसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। सूत्रधार कहता है, हाँ, कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर भी होते हैं युद्ध। जिस धरती पर हम खड़े हैं और जहां खड़े रहना भी हमारे लिए दुश्वार है,
जहां लहू से लथपथ धरती टिकने नहीं देती पैर। कितनी फिसलन है, जहां सड़ी लाशों की दुर्गंध ठहरने नहीं देती हमें। लगता है अंतड़ियां बाहर फट पड़ेंगी। परिपार्श्व: फिर क्यों वे 3 सैनिक घूमते हैं यहाँ? क्या इस नरक के प्रहरी हैं वे तीनों? पहरा देते हैं लाशों पर, कहीं गिद्धों के झुंड टूट ना पड़े इन पर और जीत कर खा न ले इन्हें। सूत्रधार: नहीं मित्र, अभी नहीं, गिद्धों के आने में अभी देर है। युद्ध तो अभी शेष है। धृतराष्ट्र के पक्ष में अब भी जीवित हैं दुर्योधन। शेष एक कम 100 मारे गए। और वो देखो, आरंभ हो रहा है अब भीम दुर्योधन का गदा युद्ध। सूत्रधार और परिपार्श्व चले जाते हैं और तीनों सैनिक अर्ध विक्षिप्त अवस्था में मंच पर आते हैं। पहला: हम पहुंच ही गए इस पुण्य भूमि पर। इस भूमि पर जो मर जाता है अमर बन जाता है, क्योंकि ये युद्ध भूमि है। बोलो बोलो तुम सब तीनों, यह युद्ध भूमि है, आश्रम है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा एक के बाद एक संवाद बोलते जाते हैं। यहां जो वीर मर जाता है, अप्सराएं उन्हें वर कर ले जाती हैं स्वर्ग। तो फिर आओ हम भी मर जाएं, इसी बहाने अप्सराओं का सुख भोगें। लेकिन ठहरो, मैं तो नहीं मर सकता भाई। क्यों? मेरी एक अकेली माँ है, मैं हूं उसकी संतान एकमेव। उसकी गोद सूनी हो जाएगी। दूसरा कहता है, अरे हाँ, मैं भी तो नहीं मर सकता हूं। क्यों? मेरी भी घरवाली है एक, जिसकी मांग सूनी हो जाएगी। तीसरा कहता है, तो फिर मैं कैसे मर जाऊं? क्यों? मेरा भी बेटा है एक, अनाथ हो जाएगा बेचारा, उसकी आंखें सूनी हो जाएंगी। तीनों निराश अवस्था में बैठ जाते हैं। पहला कहता है, अरे बैठ गए। दूसरा कहता है, सुस्ताने दो, बहुत थक गए हैं हम। किंतु क्या जानते हो तुम दोनों, तुम किस आसन पर बैठे हो? सिंहासन लगता है, मोटी मोटी मखमल है। न तो सिंहासन है ये और ना ही मखमल ही है। फिर क्या है? मरा हुआ हाथी है। दोनों उछल कर खड़े हो जाते हैं। अरे अरे देखो तो, ये हाथी कितना सजा हुआ है। इसकी पीठ पर कसा ठाठदार सिंहासन तो देखो। पहला कहता है, हाँ मैं देख रहा हूं, इस पर कीचड़ सना हुआ है, और कीचड़ भी तो लाल लाल है। दूसरा हंसते हुए कहता है, अरे हंसते क्यों? उधर तो देखो, क्या है उधर? वो देखो गीदड़ों का झुंड। उस रथारोही के मरे शरीर को दांतों से खींच उतार रहे हैं वे रथ के नीचे। कितनी आओ भगत से क्या बकते हो? ऐसा लगता है जैसे जमाई राज को बड़े मनोहार से विवाह के लिए उतारा जा रहा हो। बंद करो हंसी, तुम्हें तरस नहीं आता है? बेचारा रथारोही मारा गया है युद्ध में। क्यों तरस आए मुझको? क्यों? क्या मैंने उसे न्योता था कि वो युद्ध में आ मरे? मैंने कब चाहा था कि वो मरे? ये कुरुभूमि कितनी भयानक, कितनी भयानक, कितनी भयानक, कितनी भयानक। मरे हुए हाथी, डरे हुए पाखी, कुचले हैं घोड़े, आदमी के हैं लोथड़े, खून खून कीचड़, सजी सजी गाड़ी,
धारदार भाले, कवच, गदा भारी, इधर उधर बिखरे, अस्त्र शस्त्र बिखरे, इन्हीं का है अंबार, इनसे पटी है धरा, मर गए हैं ढेरों पशु, मर गया आदमी। दूसरा कहता है, ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या ठाठ है इस क्षत्रिय के, देखो देखो, मरे हुए राजाओं की बाछें खिली हुई हैं, लगता है जैसे स्थल पद्म खिला हो, आंखों की पुतलियां उलट गई हैं, तो लगता है जैसे उस पर भौरे बैठ गए हैं, और उनके टूटे हुए मुकुट पुष्प की बाली जैसे लगते हैं। तीसरा कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं है, उधर देखो, उधर की सुंदरता देखो, गिद्धों की नीली आंखों को तनिक ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वे महुए की कली सी नहीं लगती हैं? उनकी झुकी हुई नुकीली चोंच जैसे हो हाथी का अंकुश। वे जब मांस के लोथड़ों के साथ आकाश में उड़ते हैं और पंख फैलाते हैं तो मूंगे से टके ताड़ के पंखे जैसे लगते हैं। इसी बीच नेपथ्य में ढोल नगाड़े तुरही की भीषण आवाज आती है। अरे अरे, ये कैसा शोर? क्या बादल गरजने लगे या पहाड़ों पर बिजली टूट पड़ी है? क्या भयानक शब्द करने वाले वज्र धरती पर गिरकर उसकी छाती फाड़ रहे हैं, या प्रचंड वेग से पवन समुद्र से टकरा रहा है और समुद्र की लहरें हर हराकर मंदराचल की कंदराओं से टकराकर भयानक शोर कर रही हैं। दूसरा कहता है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, कहीं कुछ भी तो नहीं है। तीसरा, भागो भागो, छिप जाओ छिप जाओ, दुर्योधन भीम का युद्ध शुरू हो रहा है। पहला, मगर हम भागेंगे नहीं, देखो देखो अवश्य इस युद्ध को, किंतु छिप कर देखो। तीनों बोलते हैं, हाँ छिप कर देखेंगे। और प्रचंड वेग से लड़ते हुए भीम और दुर्योधन का प्रवेश होता है मंच पर, और बलराम भी साथ में है। पहला कहता है उन सबको देखकर, इस युद्ध के साथी हैं बलराम, जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। दूसरा, और परोक्ष रूप से उपस्थित हैं व्यास, श्री कृष्ण और विदुर। तीसरा कहता है, मेरी बाई और हैं भीमसेन, जो द्रौपदी के चीरहरण के समय से क्रुद्ध हैं, और दाहिनी ओर हैं दुर्योधन, जो अपने एक कम 100 भाइयों के मरने से भयानक क्रोध में हैं। पहला, भीम का वक्षस्थल सोने की शिला जैसा विशाल और कठोर है, और दुर्योधन के कंधे भी ऐरावत हाथी सूंड जैसे पुष्ट हैं। दूसरा कहता है, दुर्योधन का शीश क्रोध से कांपता है तो उसका मुकुट हिलने लगता है, चेहरा क्रोध से तमतमाने लगता है। आक्रमण करते समय झुककर वे अपने शरीर को छोटा बना लेते हैं, मगर हाथों को ऊंचा उठाते हैं। वे एक दूसरे पर भीषण वार कर रहे हैं। गदाओं के टकराने से जो शोर उठता है, जैसे लगता है कि 2 पहाड़ टकरा गए हैं। पहला कहता है, अरे बैठ जाओ मूर्ख, कहीं गदा उनके हाथ से छूट गया तो और तुम पर आन पड़ा तो तुम्हारे मांस के लोथड़ों का पता भी नहीं चलेगा। भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा है, और उधर तीनों सैनिकों का साथ साथ कोरस भी चल रहा है। कोरस में तीनों बारी बारी से एक एक पंक्ति पढ़ते हैं, और कभी कोरस समवेत स्वर में। कोरस, चोट तो भारी होती हाय, कंधे टूटे लहू बह जाए, फूट ही जाता माथा हाय, छाती गीली पर सह जाए, घाव भी गहरा होता आए, लेकिन उफ तक की न जाए, दांव जो चलते गहरे आए, अवसर ताड़ के पलटा खाए, दुर्योधन जब बल बलाए और गदा जो जबर चलाए, भीम जो मारे गदा घुमाए, दुर्योधन ले उसे बचाए। दुर्योधन की गदा लड़ाई सीखी पक्की खूब सफाई, भीम में है ताकत भारी, सीख की पर है लाचारी। दुर्योधन जब उठा झूमने, भीम पहाड़ सा लगा घूमने, भीम के माथे चोट भयंकर लगा लौटने भू पर गिरकर। अचंभे से देखते व्यास, युधिष्ठिर हो गए उदास, विदुर के झर रहे नयन, अर्जुन का गांडीव ग्रहण, श्री कृष्ण
देखते आकाश प्रसन्न बलराम हास, दुर्योधन की भली चलाई, अकड़ अकड़ कर करें हंसाई। फिकर करो मत भीमसेन, मारूंगा नहीं येन केन। देखो देखो भीम की जग हंसाई, श्री कृष्ण ने चाल दिखाई। करें इशारा जांघों का और सिखाते हैं धोखा। भीमसेन गरज उठे, कांप गई है धरा, भयंकरी रूप बना आज जिए या मरे। गदा नहीं पहाड़ उठा है लिए, सिंह रूप वृषभ रूप दुर्योधन लहू पिए। खूब जोर भुजा तान नयन लहू से भरे, गगन गूंज भीम नाद जांघों पर वार करे। दुर्योधन धराशायी, हाँ कैसी मौत आई, लड़खड़ा भीम चल दिए, आज अंधेरा कल दिए, खड़े बलराम जहां। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ डॉक्टर शोभना जोशी जी को कि वो आए और अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसमें आज की कहानी को लेकर के इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शोभना जोशी। नमस्कार, मैं शोभना समावर्तन पत्रिका के सौजन्य स्वरूप कला एवं साहित्य प्रेमियों से मुखातिब हूँ। स्वनाम सिद्ध अशोक भौमिक जी की कहानियों का पाठ करने के लिए। अशोक जी से मेरा पहला अप्रत्यक्ष परिचय चित्रकार और भारतीय चित्रकला के विकास के गंभीर अध्येता और प्रगतिशील आलोचक के रूप में हुआ। यह परिचय की दूसरी सीढ़ी है जबकि मैं उनकी कहानियों का पाठ करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी पुरस्कार कहानीकार अशोक भौमिक। छोटे शहरों में सब कुछ छोटा नहीं होता। हिंदी पढ़ने लिखने वालों में ऐसे बहुत सारे लोग जरूर होंगे जिन्होंने चांदगढ़ का नाम ही नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो वे यह तो शायद नहीं जानते होंगे कि 60 के दशक में कई यादगार कहानियों के लिए मशहूर लेखक शशिकांत शर्मा चांदगढ़ में रहते थे। अब चूंकि चांदगढ़ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दूर था और देश की राजधानी दिल्ली से तो बहुत बहुत दूर, लिहाजा शशिकांत शर्मा को कोई सम्मान पुरस्कार कभी नहीं मिला था। पर बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अलावा कई हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी पाठ्य पुस्तकों में उनकी कहानियां शामिल थीं और उनकी कहानियां बड़ी पत्रिकाओं में लगभग नियमित प्रकाशित होती रहती थीं, इसलिए वे अख्यात तो नहीं थे। चांदगढ़ में शशिकांत शर्मा की कहानियों को समझने वाले ज्यादा नहीं थे, पर लोग उनका सम्मान जरूर करते थे। शशिकांत शर्मा अपने घर में महीने में एक बार साहित्य गोष्ठी करते थे, जिसमें 2-1 मास्टर और वकील तो बस इसलिए शामिल हो जाते थे कि उन्हें अपनी कविताएं पढ़ने का मौका मिल जाता था। बाकी लोग गोष्ठी के अंत तक ही आते थे और चाय पकौड़ों की तारीफ करते हुए घर लौट जाते थे। शशिकांत शर्मा ने कभी भी अपनी किताबें लोगों को देने में कंजूसी नहीं की, पर सच तो यह था कि चांदगढ़ में लोगों के पास उन्हें पढ़ने का वक्त कम निकल पाता था और कुछ को हिंदी पढ़ने में आनंद नहीं मिलता था। चांदगढ़ विकास प्राधिकरण से 10-12 सालों पहले एक मकान किश्तों में लिया था शशिकांत शर्मा ने। वक्त पर किश्तें न देने के कारण मूल, सूद और पेनल्टी मिलाकर 50,000 के आसपास का बोझ उनके सर पर था, जिसे बिना चुकाए उन्हें मरने से भी डर लगने लगा था। बेटा बिहार प्रदेश के शिक्षा विभाग में नौकरी करता था, शादी हो चुकी थी, लिहाजा मन लगाकर गृहस्थी कर रहा था, जहां शशिकांत शर्मा और उनकी पत्नी के लिए जगह नहीं थी। इसी तरह शशिकांत शर्मा चांदगढ़ में रह रहे थे। 60 के हुए थे तो स्थानीय कॉलेज में षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 75 के हुए तो जिलाधीश और दूसरे अधिकारियों ने मिलकर धूमधाम से उनका अमृत महोत्सव भी पिछले साल ही मनाया था। इस अवसर पर एक रंगीन स्मारिका भी प्रकाशित की गई थी, जिसमें 42 शुभकामना संदेश थे, 2 पन्नों का शशिकांत शर्मा का जीवन परिचय और मोटी सी स्मारिका के शेष पृष्ठों में मैरिज हॉल, ब्यूटी पार्लर, इंग्लिश मीडियम नर्सरी स्कूल आदि से लेकर डेंगू नियंत्रण, सिंचाई विभाग और प्रदेश के बढ़ते कदम आदि के सरकारी विज्ञापन थे। जिलाधीश शेखर दयाल की इच्छा थी कि शशिकांत शर्मा को उनके 75 वर्ष पूरे होने पर 75,000 की थैली भेंट की जा सके, पर हुआ यह कि जिलाधीश साहब का तबादला लखनऊ हो गया और साथ ही विज्ञापनों की उगाही भी स्थगित हो गई। खैर,
अमृत महोत्सव के जश्न में ऑफिसर्स क्लब के लॉन पर 500 लोगों के डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें शशिकांत शर्मा को सैकड़ों मालाओं और गुलदस्तों से सम्मानित किया गया था। डिनर से शशिकांत शर्मा सपत्निक डीएम की लाल बत्ती लगे एम्बेसडर गाड़ी में घर लौटे थे। अमृत महोत्सव से घर लौटते हुए बहुत दिनों बाद शशिकांत शर्मा खुश थे। आज की पार्टी से उन्हें लग रहा था कि बस 2-1 दिन में ही उनके हाथ में 75,000 की थैली होगी, पर शशिकांत शर्मा को 75 क्या 1,000 की थैली भी नहीं मिली। शशिकांत शर्मा 76 के कब हुए उनको पता भी न चला। एक किस्म की जिंदगी ऐसी होती है जिसमें अच्छा तो शायद कुछ भी नहीं होता, पर लोग उसके आदी हो जाते हैं। उनके सपने, उनकी शिकवे शिकायतें और अनागत भविष्य को लेकर उनकी आशंकाएं, दुश्चिंताएं सब खत्म हो चुकी होती हैं और बस सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसी स्थिति में वे जीना सीख जाते हैं। शशिकांत शर्मा सपत्निक ऐसी जिंदगी जीने के आदी हो चुके थे। प्रकाशक उनकी रॉयल्टी तो कभी देते नहीं थे, पर जब जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगता तो वे इलाहाबाद जाते और 2-500 की भीख लेकर ही लौटते थे। दूध वाला फिर से दूध देने लगता, पंसारी उधारी फिर से चालू कर देता। ऐसे ही दिन कट रहे थे। अखबार में उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन आया। प्रदेश में 5 मूर्धन्य लेखकों को साहित्य सम्मान के रूप में 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। इस योजना के बारे में हालांकि शशिकांत शर्मा इलाहाबाद में अपने प्रकाशक से पहले ही सुन रखा था। विज्ञापन आने दीजिए, आपके लिए जोर लगाता हूं। इतना कहते हुए प्रकाशक ने इस पुरस्कार के लिए संभावित लेखकों की एक सूची लगे हाथ तैयार भी कर ली थी और उस सूची से अधिकांश को यह कहकर खारिज भी कर दिया कि फला लेखक तो अभी बच्चा है और फला कच्चा। शशिकांत जी थोड़ा हाथ पांव चलाइए, वक्त रहते एक बार लखनऊ जाकर मिलाइए सत्यनारायण सिन्हा से। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सचिव हैं, पुरानी नस्ल के आईएएस हैं, चाहेंगे तो आपका काम बन जाएगा और मैं तो जोर लगाऊंगा ही। चांदगढ़ में वर्षों से रहते रहते सम्मान पुरस्कार आदि शशिकांत शर्मा के लिए असंभव सी बातें लगने लगी थी। चूंकि वे दिल से मानते थे कि इन पुरस्कार सम्मानों के लिए दिल्ली लखनऊ के ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों का साथ जरूरी होता है, जो केवल बड़े शहरों के लेखकों को ही मिल पाता है, इसलिए उन्हें कभी भी पुरस्कार आदि के न मिलने का मलाल नहीं रहा। छोटे शहरों कस्बों के लोगों को अपने सपनों के हद और कद को छोटा करना खूब आता है। छोटी चादर तले पैरों को मोड़कर घुटने सीने से चिपकाकर वे सोना जानते हैं। सो छोटे शहर चांदगढ़ के शशिकांत शर्मा बड़े लेखक जरूर थे, पर उन्हें भी चांदगढ़ के होने का पूरा एहसास था। वे कभी भी पुरस्कार सम्मान आदि के पीछे नहीं भागे, पर पुरस्कार के इस विज्ञापन ने उन्हें जरा हटकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वे इस बीच एक बार लखनऊ भी हो आए। चांदगढ़ में जिलाधीश रहे शेखर दयाल से मिले भी, साथ खाना भी खाया और अपने मन की बात को जस तस उनसे कह भी दिया। शेखर दयाल शशिकांत शर्मा की कहानियों का बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने उनसे उनका बायोडाटा मांगा, पर शशिकांत शर्मा के पास बायोडाटा जैसी कोई चीज ही थी नहीं। चांदगढ़ लौट कर भिजवा देंगे कहकर वे वापस चांदगढ़ लौट आए। जून जुलाई का महीना था। लखनऊ से बीमार होकर लौटे थे शशिकांत शर्मा। 1 महीना बीत जाने के बाद भी बुखार पूरी तरह से नहीं उतरा था। मियादी था, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी थी, बहुत कमजोरी है, अभी ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं। शशिकांत शर्मा की भूख बिल्कुल मर चुकी थी। 5 कदम चलते तो हाँफने लगते, इसीलिए दिन भर चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहते थे। तभी एक दिन सुबह सुबह जिलाधीश कार्यालय का चपरासी आकर बोला, लखनऊ से बड़े बाबू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सर्किट हाउस में ठहरे हैं, बुलाया है। शशिकांत शर्मा को यकीन ही नहीं हुआ। 1,00,000 रुपए का सम्मान केवल एक बार लखनऊ जाने पर ही उनकी झोली में आ टपका था, पर दिक्कत थी कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। मन ही मन उन्होंने शेखर दयाल जी को धन्यवाद कहा। फिर धीरे धीरे उठकर उन्होंने दाढ़ी बनाई, नहाए और धुले हुए कपड़े पहनकर निकलने को हुए तो पत्नी ने उन्हें एक चादर ला कर दिया और कहा, बाहर लू चल रही है, जरा ओढ़ लीजिए। शशिकांत शर्मा ने ऐसे वक्त पत्नी से बहस करना उचित नहीं समझा। रिक्शा बुलाकर चादर खुद को लपेटे शशिकांत शर्मा जब घर से सर्किट हाउस की ओर चल पड़े, तब घड़ी में 12 बज रहे थे।
सर्किट हाउस के गेट तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर बुखार से तपने लगा था और वे कांप रहे थे। शशिकांत शर्मा ने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा। जब अच्छा वक्त दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, जब शरीर दगा दे रहा है, बाहर है किस्मत। गेट पर इस भयंकर गर्मी में चादर ओढ़े एक अपरिचित सज्जन को देख सिक्योरिटी ने रोका। शशिकांत शर्मा को सिक्योरिटी की इस हरकत पर थोड़ा बुरा जरूर लगा, पर उन्हें आज इन मूर्खों को माफ कर देने की इच्छा हुई। सत्यनारायण सिन्हा को खबर कर दो कि शशिकांत शर्मा आए हैं। उनकी आवाज, जो पिछले 1 महीने से खामोश पड़ी थी या मिमी आ रही थी, आज उसमें हल्की सी दहाड़ सुनाई दे रही थी। सिक्योरिटी का जवान अब सचमुच बहुत लज्जित दिखा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको नहीं पहचान पाया। आइए सर, मेरे साथ आइए। इतना कहकर वह शशिकांत शर्मा को रास्ता दिखाकर सर्किट हाउस के अंदर ले चला। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने हल्के से दरवाजे को खटखटाया और कहा, मैम, शशिकांत सर आ गए हैं, अंदर भेजूं? सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी सरला सिन्हा सुबह से शशिकांत शर्मा का इंतजार कर रही थी। चहकती हुई बोली, आई जस्ट कांट बिलीव दैट यू आर हेयर इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे यकीन ही नहीं रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूं। आप बैठिए सर, प्लीज। शशिकांत शर्मा के घुटने कांप रहे थे, सर में चक्कर आ रहा था। वे पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। तब तक सरला सिन्हा के फोटोग्राफर ने 25-30 या उससे भी ज्यादा तस्वीरें ले ली थी। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना कहकर सरला सिन्हा ने अपने लंबी ठंडी हथेली शशिकांत शर्मा के बुखार से तपते माथे पर रख दिया। ओह, आपको तो बुखार है। आप क्या लेंगे सर? एक फ्रेश लाइम सोडा लीजिए, अच्छा लगेगा। थोड़ी देर तक मूर्ति बने बैठे रहे शशिकांत शर्मा हाथ में शरबत का गिलास थामे। इनफैक्ट सिन्हा साहब किसी काम से चांदगढ़ आ रहे थे। मैंने कहा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। सर, आपको मैंने पहली बार क्लास 9 में पढ़ा था। वापसी। ओह, क्या कहानी थी सर। तभी से मैं लिखना चाहती थी, पर समय ही नहीं मिलता था। इधर बड़ी मुश्किल से समय निकालकर कुछ कहानियां लिखी है मैंने। सोचा पब्लिश करवाने के पहले आपको सुनाऊं। मुझे इस किताब की भूमिका आपसे ही लिखवानी है। आप लिखेंगे ना सर? फोटोग्राफर के कैमरे के इतने सारे फ्लैश के बाद शशिकांत को कमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। मानो भरी दोपहरी में रात उतर आई थी और सरला सिन्हा बत्ती जलाना भूल गई थी। शशिकांत शर्मा को अपने चारों ओर अंधेरा सा फैलता लगा। मैं आपको सबसे पहले मेरी पहली कहानी सुनाती हूँ। आई रॉट इन ऑन आवर फर्स्ट विजिट टू स्टेट्स। इसका शीर्षक है हर एक सुबह। इतना कहकर सरला सिन्हा ने अपनी कहानी पढ़नी शुरू की। कहानी पढ़ने की तल्लीनता और उत्साह में सरला सिन्हा ने ध्यान नहीं दिया कि शशिकांत शर्मा का शरीर कांप रहा था। वे धीरे धीरे बेहोश होकर कुर्सी में धंस से गए थे। शशिकांत शर्मा को सर्किट हाउस के गद्देदार बिस्तर में लिटा दिया गया था। बाहर गर्मी थी। कमरे के अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी गुनगुनाहट उन्हें देर तक सुलाने में कामयाब रही। 4 बजे सत्यनारायण सिन्हा अपने पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर लखनऊ की ओर निकल गए थे। सर, लखनऊ पहुंचते पहुंचते तो 10 बज ही जाएंगे। जिलाधीश ने यह बेवजह पूछा था। गाड़ी में बैठते सरला सिन्हा ने सर्किट हाउस के केयर टेकर से कहा था, शशिकांत सर को मेरी फाइल और गुलदस्ता जरूर दे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ। शशिकांत शर्मा की जब नींद टूटी तो शाम ढल चुकी थी। सर्किट हाउस के आंगन, बरामदे और सीढ़ियों में अंधेरा पसरा हुआ था। सर्किट हाउस में एक चौकीदार के अलावा और कोई नहीं था। बाबू, ये फाइल और फूल आपको देने को कहा था मेम साहब ने। चौकीदार ने शशिकांत शर्मा को गुलदस्ता और एक मोटी फाइल थमाते हुए कहा था। जैसा कि लगभग हर शहर में होता था, चांदगढ़ का सर्किट हाउस भी शहर से काफी दूर था और शाम के बाद कोई रिक्शा वहां से नहीं मिलता था। शशिकांत शर्मा पैदल ही घर की ओर चल पड़े थे। 2 कदम चलते ही वे अपने को काफी स्वस्थ महसूस करने लगे, पर हाथ में फाइल और फूलों का गुलदस्ता उन्हें काफी भारी लग रहा था। नाले के ऊपर बने पुलिया से पार होते समय उन्होंने फूलों के गुलदस्ते को उस नाले के हवाले कर दिया। थोड़ी दूर और चलने पर जब वह टोंस नदी पर बने बड़े पुल को पार कर रहे थे तो उन्हें सरला सिन्हा की कहानियों वाली फाइल भी बहुत भारी लगने लगी। गर्मी के मौसम में टोंस में पानी कम रहता है, फिर भी शशिकांत शर्मा ने फाइल को पुल से टोंस के अंधेरे में बिना ज्यादा सोचे समझे फेंक दिया।
शशिकांत शर्मा अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। जिस अंदाज में लोग शाम को टहलने निकलते थे, उसी तरह टहलते हुए शशिकांत शर्मा अपने घर की ओर चल दिया। यह उनके सर से सम्मान पुरस्कार का बुखार पूरी तरह से उतर चुका था और उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। तो यह थी कहानी पुरस्कार, जो बहुत सामयिक भी है, और अशोक भौमिक जी जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनकी कहानी थी। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते निरंजन भाई, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, हमेशा की तरह अच्छा हूँ। आज किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं निरंजन भाई? हम इंतजार कर रहे हैं। मैं आमंत्रण देता हूँ निरंजन श्रोत्री जी को कि वो आए अपने युवा कवि को लेकर के और आज के हमारे इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं। श्री निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं युवा कवि देवेश पथसारिया की कविताएं। देवेश की कविताओं को हमने समावर्तन के रेखांकित में प्रकाशित किया था और ये बात होगी अगस्त 2018 की। राजस्थान के अलवर जिले में जन्मे देवेश पथसारिया इन दिनों ताइवान में वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। उन्होंने भौतिक शास्त्र में एमएससी करने के बाद में रायपुर से खगोल शास्त्र में पीएचडी किया है। देवेश की कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, और उनको फोटोग्राफी का भी शौक है, जो कि वे अपने सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर साझा करते रहते हैं। देवेश की कविताओं को यदि हम देखें, बहुत ही प्रतिभाशाली युवा कवि हैं और उनकी कविताओं का वितान जो है, कैनोपी जो है पूरी उसकी ग्लोबल है, वैश्विक है। एक और देश, दुनिया के समाज के विभिन्न पहलू, विभिन्न आयामों को वो अपनी कविता का विषय बनाते हैं, तो दूसरी ओर देसी खाटीपन भी, जिसको हम कहते हैं अपनी जमीन से जुड़ा रहना, वो भी उनको जकड़े रहता है पूरे समय। देवेश पथसारिया की कविताओं की यदि हम विवेचना करें तो हम पाएंगे कि उनका कवि जो है, उनके भीतर का जो कवि है, वह कोमलतम काव्य संवेदनों और वैज्ञानिक, अन्वेषी, तार्किक काव्य व्यवहार की एक अप्रतिम सी जुगलबंदी है। तो आइए मित्रों, आज सुनते हैं देवेश पथसारिया की कविताएं। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम देवेश पथसारिया है और मैं कविताएं लिखता हूँ। यह मेरी कविता समावर्तन पत्रिका के रेखांकित स्तंभ में प्रकाशित हुई थी। इसे अक्सर मेरी कविताओं का उल्लेख करते समय इसे उद्धृत किया जाता है अन्य व्यक्तियों द्वारा। तो इस कविता से मैं शुरुआत करता हूँ। इसका शीर्षक है मॉस्को की लड़की। मॉस्को में एक लड़की, जिससे मेट्रो रेल की आपाधापी में छू गया था मेरा पैर। जैसी कि आदत डाली गई है, लड़कियों से पैर नहीं छुआते। तत्क्षण उसके हाथ से अपनी हथेली छुआकर माथे से लगा ली थी मैंने। यह बस अपने आप हुआ, एक आदत के तहत, सोच सकने से भी पहले। बहरहाल अब सोचता हूँ, उसके देश में क्या ऐसा करता होगा कोई? वह मुझे अजीब समझती होगी, या शायद अवसरवादी बदनीयत। न उसे मेरी भाषा आती थी, ना ही मैं रूसी जानता था, तो हम दोनों मौन रहे। बस इतना याद है कि वह मुझ पर हंसी नहीं थी और अपना स्टेशन आने तक देखती रही थी मुझे। शुक्रिया। इसका शीर्षक है अनुकंपा। मुझे मंद कहने वालों, ये चमकीले जूते उतारो। आओ फिर दौड़ते हैं दोनों नंगे पांव। तुम्हारे जूतों की कीलें बिछाती आई हैं कांटे हमारी राहों में। जब तुम्हारे शाही जूते दौड़ जाते हैं मंद बयार और मध्यम चांदनी चूमते हुए, तब हमें परोसा गया है खुश्क रास्ता, जहां हजार नक्कार खाने हैं और लाख मक्कार साहूकार, जो करते हैं सौदा हमारी स्वायत्तता का। दौड़कर लहूलुहान हमारे नंगे पैर देख रहे होते हैं अंतहीन लक्ष्य, और हाथ में खिंची भाग्य की लकीर हो जाती है दूसरे के हाथ में स्थानांतरित। इस बीच तुम सूखे मेवे और ताजा फल खाते रहे हो अनुकंपा के जूते पहने हुए। शुक्रिया। यह एक छोटी सी कविता है, तुम्हारे लिए लिखी,
कविताओं को दोहराता मैं करता रहूंगा तुमसे प्रेम, जैसे कोई करता है रूठ कर चली गई अपने बच्चों की मां से। अब एक कविता, मशीनी युग का आदमी। वह भूल चुका है दरवाजे पर कुंडी खड़काने का रवाज, यह भी कि एक बीती दुनिया में उसके लिए भी खोला जाता था मुस्कुराकर एक हरे रंग का दरवाजा। किसी महादेश के किसी महानगर में वह एनक्रिप्टेड मैसेज सी नींद सोचता है। किसी महादेश के किसी महानगर में वह एनक्रिप्टेड मैसेज सी नींद सोता है। कोष्ठक में बंद से सपने आते हैं उसे। हर सुबह वह बहुमंजिला इमारत के छोटे से कमरे से लिफ्ट पकड़कर नीचे आता है, किराए के कमरे से दफ्तर जाता है, अकेलेपन से निकलकर अकेलेपन में प्रवेश करता है। एक डेस्क के सामने दिन भर खटता है, जहां थक जाने पर पूरी बाहें फैलाकर उबासी भी नहीं ली जा सकती। ऑफिस खत्म कर उसी लिफ्ट से कमरे में ऊपर आता है। कंप्यूटर की हर बिट जैसा समरस वह अपना हर दिन बिताता है। विक्षुब्धता में धारा रेखीय प्रवाह सा जीवन जीता है मशीनी युग का वह आदमी। अगली कविता है गीत और पतझड़ के पार। यह सदानीरा में प्रकाशित हुई थी। उसके गांव के आसपास सदाबहार वन थे, कम झड़ती थी उन वृक्षों से पत्तियां। पतझड़ सारा लड़की के मन में रहता था। वह अपनी खिड़की से देखा करती थी गांव की एकमात्र झील को, और झील के दूसरे किनारे पर मंदिर के बरामदे में जल रहे बल्ब को। दिन में झील और उसकी खिड़की के बीच स्थित एक सदाबहार पेड़ पर आकर बैठती थी एक फाख्ता। वह लड़की की उदासी से बात करने आती थी। फाख्ता, जो बड़ी फोटोजेनिक थी, चुनती थी सदाबहार पेड़ पर एक ऐसी दुर्लभ डाली जिस पर पत्तियां कम हो, ताकि फाख्ता और लड़की दोनों रह सकें एक दूसरे को देखती। सबके सामने लड़की पक्षी सी ही तो थी, चहचहाती, गर्दन घुमाती, फुदकती, उड़ती जाती। पतझड़ के लिए जरूरी है पत्तियों का होना। उसके द्वार खड़ा रहता था प्रेम, उसके खिलंदड़पन से उत्प्रेरित। जब भी मैट की गीत को तलाशता, ट्रॉफी की तरह उसे जीत लेने को बेकरार। पर एक निब थी ट्रॉफी के तले में, और भीतर भरी थी स्याही लबालब। रिश्ती लिखती रहे, कहानियां रचना चाहती थी वह। आतुर प्रेमियों ने उलट देनी चाही दवात, निब में छोड़ते हुए बस एक गीत लिख देने जितनी स्याही। लड़की को नहीं बंधना था एक ही गीत की सीमा में, वह जो कहानियों का तिलिस्म थी, झड़ाती रही पत्तियां। एक दिन खिड़की से फाख्ता को पुकार कर लड़की ने कहा, यह झील नहीं पर्याप्त, वर्षावन होना चाहता है मेरा मन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को मैं पूरा करूं उसके पहले जब मैंने शुरुआत में मेरी किताब का मैंने जिक्र किया था, द टेल ऑफ डॉट्स डैशेस एंड कर्व्स, एक बात सोच के देखिएगा। अगर फुल स्टॉप लगाने पर कोई सेंटेंस पूरा होता है तो फिर क्वेश्चन मार्क, जिसको हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं, उसमें आखिरी में डॉट या फुल स्टॉप कैसे आ सकता है? सोचिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस 44th एपिसोड को मैं यहीं पूरा करता हूं। जो प्रश्न मैंने पूछा उसका जवाब मैं आपको अगले एपिसोड कल रविवार के दिन जरूर दूंगा। आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय पर, मेरा इंतजार करिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, और सब्सक्रिप्शन करते समय बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास आ सके। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स देना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पर और फेसबुक पर तो आप हमको देखते रहते हैं दोस्तों, तो मेरा इंतजार करिएगा। मैं कल आपके बीच फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।